तो नेशन न्यू में सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के रण की, जहां आज शंखनाद हो गया चुनावी प्रक्रिया का। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज ही गया। 5 चरणों में 12 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक मतदान होगा और वोटों की गिनती के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर हो गई है। जाहिर है चुनाव आयोग ने सभी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है। चुनाव निष्पक्ष हो इसके लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। आइए हम आपको भी दिखाते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो पहली बार होने वाली है। मुख्यमंत्री तो है नीतीश कुमार को माना हम लोगों ने। दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो। मैंने पैकेज की घोषणा की है, 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, बिहार की सकल सूरत बदल करके रखूंगा मैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। बिहार में वायदों का ये शोर बढ़ने वाला है। अब वक्त संग्राम का आ चुका है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2015 का शंखनाद कर दिया है। 5 चरणों में बिहार की जनता उम्मीदवारों की तकदीर तय करेगी। 12 अक्टूबर को 49 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी। दूसरे चरण की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 50 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। चौथे चरण की वोटिंग 1 नवंबर को होगी, जिसमें 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जबकि 5वें चरण में 5 नवंबर को 57 सीटों के लिए मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 नवंबर को हो जाएगी। फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना कमीशन का काम है। उसको ध्यान में रखते हुए, फोर्सेस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और शेड्यूलिंग के कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने अपने असेसमेंट में 5 फेजेस को ऐसा माना है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री और पर्याप्त सुरक्षा बलों के तहत हो पाएगा। 243 सीटों की इस जंग में अहम लड़ाई लालू नीतीश के गठबंधन और एनडीए के कुनबे के बीच मानी जा रही है। बिहार में अपनी बादशाहत साबित करने के लिए लालू और नीतीश 1990 के बाद पहली बार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं 1990 के बाद पहली बार लालू या उनके परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है। जबकि पहली बार कांग्रेस और जेडीयू ने किसी चुनाव के लिए हाथ मिलाया है। दोनों खेमे अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सतर्क है। सियासत के शिखर की ये लड़ाई निष्पक्ष हो, इसके लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार ईवीएम मशीनों में उम्मीदवारों की फोटो लगाने का फैसला किया, तो वहीं बिहार में पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव की निगरानी की जाएगी। ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी गया था और हम लोगों ने उसके बारे में ये निर्णय किया कि कम से कम वोटर अपने कैंडिडेट को पहचाने, इसलिए उसका वोटर के सामने उसके कैंडिडेट का फोटो रहे और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वोटिंग मशीन में फोटो लगाने का निर्णय किया है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। पिछले 10 सालों में बिहार में राज कर रहे नीतीश कुमार इस बार चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी को मोदी मैजिक के सहारे अपनी सरकार बनती दिख रही है। लेकिन जीत की कुंजी तो जनता के हाथ में है और अगर सत्ता हासिल करनी है तो चुनाव प्रचार के दौरान जनता को रिझाने का फॉर्मूला तलाशना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल आखिरकार बज ही गया। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे करने में लगे हैं, लेकिन आखिरकार किसकी दिवाली बेहतर मनेगी ये जानने के लिए 8 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शशि के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। 5 चरणों में चुनाव होंगे, इस बात से जेडीयू बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आती है। उसको लगता है कि इतना लंबा चुनाव खींचने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन बिहार में जो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, अगर उसको समझा जाए तो इशारों ही इशारों में वो बहुत कुछ कहता भी है। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, पता नहीं। लेकिन आप देखिए कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं बिहार के, वहां पर चुनाव एक साथ ही होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 5 नवंबर को 5वें चरण में 9 जिलों पर 57 सीटों पर जो वोटिंग होनी है, ये जिले हैं मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा,
दरभंगा को छोड़कर बाकी सभी जिले बिहार के सीमावर्ती इलाके हैं, जहां 50% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बात करें, जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है सीमांचल बिहार में ही उठाना पड़ा था। ठीक इसी तरह दरभंगा में भी मुस्लिम आबादी करीब 23% है। जाहिर है मुस्लिम बहुल इन इलाकों में एक साथ चुनाव का असर भी गहरा पड़ सकता है। ओके, हम लोग अब निश्चिंत होकर के सिर्फ और सिर्फ चुनाव में अपना पूरा समय दे पाएंगे। ऑफ कोर्स जो इसेंशियल विषय होते हैं गवर्नेंस के, उसके लिए जो दायित्व है उसको निभाते हुए अपना सारा काम। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, वो चाहे एक चरण में चुनाव कराते या 6 चरण में। हम हर तरह की तैयारी के लिए हम तैयार थे। पिछले 1-1.25 साल से हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे थे। हमारी सारी चुनाव की तैयारियां पूरी है और हम किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। 5 चरणों में उन्होंने कहा है, सारे देश में अकेले एक सूबे में हो रहा है और इलेक्शन कमीशन का दोष नहीं है। ये सरकार जो है वो फोर्स जो है वो मुहैया ठीक से नहीं कराती, तो 5 चरण जो है वो टू मच है। बहुत सरल होगा, एनडीए की सरकार बनेगी। आप लोग देखिएगा 2 महीना के बाद वहां एनडीए के भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। अगर इस बार बिहार में 5 चरणों में वोटिंग होनी है और हर फेज में करीब 50 सीटों पर औसतन वोट डाले जाने हैं। इन सीटों पर पिछली बार हुए चुनाव में किस पार्टी की क्या कुछ पोजीशन रही थी, आइए आपको हम ये भी बताते हैं। पहले चरण में अगर हम बात करें, अगर हम पिछले 2010 के चुनावों की बात करें, तो 10 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई थी। उसमें नतीजे देखिए, बीजेपी के खाते में 13 सीटें गई थी, जेडीयू के खाते में 29, कांग्रेस के पास 1 और जेएमएम के खाते में 1 सीट गई थी, सीपीआई 1 और आरजेडी 4। और इस बार भी पहले चरण में 49 सीटों पर ही वोटिंग होने जा रही है। तो आप दूसरे चरण की बात करें तो 6 जिले की 32 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 2010 के विधानसभा सीटों की बात करें तो उसके लिहाज से जो नतीजे गए थे इन 32 सीटों पर, उनमें बीजेपी के खाते में 9, जेडीयू के खाते में 18, आरजेडी के खाते में 2, एलजेपी के खाते में 1 और अदर्स के खाते में 2 सीटें गई थी। अगर हम बात करें तीसरे चरण में, तो जो 6 जिले की 50 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से बीजेपी के खाते में 20 और जेडीयू के खाते में 23 और आरजेडी के खाते में 7 सीटें गई थी। ये 2010 के विधानसभा चुनावों के नतीजे हैं, लेकिन जो हम चरण बता रहे हैं वो इस बार की बता रहे हैं। चौथे चरण की बात करें तो इस बार चौथे चरण में 7 जिले की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है और अगर 2010 के विधानसभा चुनाव में नतीजे देखें तो बीजेपी के खाते में 26, जेडीयू के खाते में 25, आरजेडी के खाते में 1 और अदर्स के खाते में 3 सीटें गई थी। और जो अंतिम चरण का चुनाव होने वाला है जिसमें 57 सीटें हैं, उसमें बीजेपी के खाते में 23, जेडीयू के खाते में 20, आरजेडी के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में 3, एलजेपी के खाते में 2 और निर्दलीय जो रहते हैं उनके खाते में 1 सीट गई थी। अगर हम 2010 के चुनावी नतीजे देखें तो जेडीयू की बात करें तो 115 सीटें जीती थी, बीजेपी की बात करें तो 91 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, आरजेडी की बात करें तो 22, एलजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में महज 4 सीटें गई थी। लेकिन अब एक महागठबंधन जो है वो बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है, तो देखना दिलचस्प होगा। अगर बिहार की बात करें तो इस वक्त महागठबंधन बन जाने के बाद से मोदी वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई इसे सीधे सीधे तौर पर माना जा रहा है, जिसमें एनडीए का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वहीं महागठबंधन में लालू और नीतीश दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, 2 दुश्मन साथ आ रहे हैं। बिहार चुनाव में जाति फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो हावी रहा है हमेशा। इस बार किस जाति का रुझान किस ओर रह सकता है, इसकी तस्वीर भी हम आपके सामने दिखाएंगे। एनडीए ने कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है आगे नहीं रखा है, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। अपर कास्ट की अगर हम बात करें तो अपर कास्ट का वोट जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ झुकेगा, जिसकी अगुवाई जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 16% जो है अपर कास्ट वोट रहता है बिहार में, 30% ओबीसी कास्ट रहता है। और अगर इसकी बात करें तो इसका झुकाव माना जाता है कि जो महागठबंधन में नीतीश लालू का कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है, थोड़ा झुकाव इनकी तरफ रह सकता है
एनडीए गठबंधन के मुकाबले ये उस तरफ जाते हुए ज्यादा दिखते हैं। मोस्ट बैकवर्ड क्लास की बात करें हम तो यही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि 22% वोट बैंक इनके पास होता है। लेकिन ये किस तरफ जाएंगे, क्योंकि मांझी को जिस तरह से एक मुखौटा बनाकर सामने रखा तो गया, लेकिन जितनी फजीहत के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया और तुरंत उनका दामन थामने ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी बीजेपी ने, तो देखना होगा ये 22% वोट जो है वो किधर जाएगा। ये सबसे बड़ी फैक्टर रहने वाला है। दलित महादलित वोट की बात करें 16% वोट ये रहेगा और ये भी अनडिसाइडेड फैक्टर है। और हम मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो 16% अल्पसंख्यक है और लाजमी सी बात है कि इसका झुकाव जो रहता है वो लालू और नीतीश के पाले में रहेगा। नीतीश के पाले में खासतौर से, और पहले एनडीए की तरफ ये झुकाव रहता था, लेकिन अब जब लालू और नीतीश साथ आ गए हैं तो ये महागठबंधन की तरफ झुकेंगे, ये लाजमी माना जा रहा है। जाहिर सी बात है बिहार में अगर हम बात करें तो यहां पर मोदी सरकार के एक लिटमस टेस्ट की तरह से भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार को बने हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठेंगे और बिहार के नतीजों का असर जो है असम, पश्चिम बंगाल और यूपी के चुनाव में 2017 में पड़ेगा। बिहार में अगर बड़ी जीत मिलती है तो सरकार संगठन में दबदबा और बढ़ जाएगा। चुनाव हारे तो मोदी सरकार की नीतियों पर, जैसा हम आपको बता रहे थे, सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष आड़े हाथों लेगा और कहेगा कि मोदी मैजिक जो है वो फेल हो रहा है। लेकिन अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो असम, पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी लाजमी है कि इसका असर जो है वो पड़ेगा। 2017 में यूपी में चुनाव होना है, लेकिन भले ही चुनाव दूर जरूर हो, तैयारी में अभी से जुटी हुई हैं पार्टियां और बिहार के नतीजे इस पर बड़ा असर जो है वो डाल सकते हैं। खासतौर से जो सीमांचल का इलाका जो रहता है, उत्तर प्रदेश से सटी हुई जो बिहार की सीमा रहती है, वहां पर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है उस बेल्ट में। लोकसभा चुनावों में ये बेल्ट जो है मोदी के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हुई थी और अमित शाह के लिए भी ये बेहद अहम चुनाव है, क्योंकि जनवरी 2016 में अमित शाह अपना कार्यकाल बतौर अध्यक्ष पूरा कर रहे हैं। तो उनकी मजबूती संगठन को लेकर, क्या उनका टेन्योर जो है दोबारा बढ़ाने जैसी कोई पार्टी के संविधान में किस तरह का फेरबदल हो सकता है। अमित शाह बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर आएंगे अगर बिहार भी वो अपने दम पर नीतीश से अलग होने के बाद जिता ले जाते हैं और दोबारा अध्यक्ष पद की दावेदारी भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इस चुनाव में शिकस्त खानी पड़ती है तो दिल्ली के बाद यहां पर भी दूसरी शिकस्त अगर हो जाती है तो उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है रहा। और गुजरात की जिम्मेदारी सौंपने पर भी विचार हो सकता है अगर ये नतीजे उनके हक में जाते हैं। अब हम नीतीश और लालू की बात करते हैं। अस्तित्व की लड़ाई है एक तरह से कहा जाए दोनों के लिए, क्योंकि नीतीश ने जब एनडीए का दामन छोड़ा था तो उसके बाद लोकसभा चुनावों में जिस तरह का हश्र हुआ था पार्टी का, तो नीतीश पर काफी सवाल भी उठे थे और नीतीश ने खुद एक ब्रेक लिया था और मांझी को आगे लेकर आए थे। चुनाव जीते तो यूपी में बीजेपी वर्सेस महागठबंधन दिख सकता है, क्योंकि सभी को लगेगा कि हां, बीजेपी को एक साथ मिलकर रोका जा सकता है। चुनावी हारे तो आपसी खींचतान से महागठबंधन के भविष्य पर ही खतरा मंडराएगा। लालू यादव की पार्टी आरजेडी और टूट सकती है, जिसमें पहले से ही टूट हो चुकी है। चुनाव हारे तो नीतीश के खिलाफ पार्टी में बगावत के सुर जो हैं वो पहले भी वक्त वक्त पर उठते रहे हैं, तो वो एक बार फिर से मुखर हो सकते हैं। बिहार के चुनाव में प्रामाणिक बदलाव होगा। भाजपा एनडीए के विरोधी 1990 की भाषा बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और हम लोग सब साथ 2015 विकास की बात कर रहे हैं। इस चुनाव का सिंपल मुद्दा होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, एनडीए चाहते हैं बिहार का विकास आगे बढ़े। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सोनिया जी चाहते हैं नरेंद्र मोदी को रोको। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अगर बिहार में इनको नाकामयाबी होती है तो यकीनन इनको जो इनका बढ़ता हुआ रथ है वो रुक जाएगा। हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। अब तक जो चुनाव में महत्वपूर्ण चीजें होती है, नेतृत्व कार्यक्रम और ब्लूप्रिंट देना, वो सब हम कर चुके हैं। करना अब एनडीए को है, उन्होंने अब तक इसमें से कुछ भी नहीं किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम बिल्कुल विकास और सामाजिक न्याय का एक मजबूत गठबंधन लेके जा रहे हैं। विकास चाहिए, लेकिन डराने वाला विकास नहीं। हमें चौड़ी सड़कें भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सड़कें सबके लिए खुली हुई हों। हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें सबका चेहरा दिखे।
चलिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। हर कोई अपनी अपनी पार्टी की जीत के दम भरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का साथ जिस तरह से छूटा, उसके बाद दोनों अब एक दूसरे के धुर विरोधी बनकर नजर आ गए हैं और बीजेपी को रोकने के लिए एक महागठबंधन बनकर उभरा है। लेकिन वो महागठबंधन चुनाव में उतरता उससे पहले ही उसमें फूट पड़ती हुई नजर आई। समाजवादी पार्टी, एनसीपी बाहर का रास्ता देख चुके हैं। जीत के दावों के बीच में अगर मुश्किलों की बात करें महागठबंधन के लिए, तो वो क्या कुछ होगी। लालू नीतीश के गठबंधन से समाजवादी पार्टी, जैसा हमने आपको बताया, पहले ही अलग हो चुकी है और वो बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोट जो है वो बढ़ भी सकता है और सीट बंटवारे में तवज्जो न दिए जाने से एनसीपी भी नाराज है। तो यहां पर भी वोट काटने में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं ये दोनों पार्टियां। तो वहीं कभी लालू यादव के खास सिपहसालार रहे पप्पू यादव भी अपने सुर बदल चुके हैं, पार्टी से वो अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में पार्टी की फूट भी लालू के लिए मुश्किल सबब हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, एनसीपी और पप्पू यादव बिहार चुनाव में हाथ मिलाकर महागठबंधन की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकते हैं। भले ही अपने लिए सीटें कितनी ले जाएं वो अलहदा बात है। इसके अलावा एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का दायरा बिहार तक बढ़ाने को बेताब नजर आ रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी होगी और बीजेपी के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगी। अल्पसंख्यक बहुल बिहार के सीमांचल इलाके में ओवैसी दौरा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी भी बिहार चुनाव में दाव आजमा सकते हैं। जाहिर है ओवैसी अपने सपने साकार करने में कामयाब हुए तो झटका तो महागठबंधन को लगेगा, क्योंकि ये सीमांचल का ही इलाका है जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेढ़ी खीर बना हुआ है। इंतजार था इसी घड़ी का और इस लड़ाई में बुरी तरह से हम लोग पराजित करेंगे भाजपा और उनके सहयोगी दलों को और खाली पैर उनको हम लोग लौटाएंगे। बिहार का चुनाव नहीं है, यह देश का चुनाव है। देखिए, एक तरफ विकास का मुद्दा रहेगा, एक तरफ जात और धर्म का मुद्दा रहेगा और वो भी जात और धर्म का मुद्दा जो है नकली। तो इसलिए जो है डेवलपमेंट, क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ही काम किया है कि बिहार को उन्होंने डेवलपमेंट ओरिएंटेड, डेवलपमेंट का क्या कहते हैं सिंबल बना दिया है कि जो विकास की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। चलिए, साथ टूटता है तो विकास पुरुष नीतीश भी जात धर्म की राजनीति करते हुए नजर आने लग गए हैं बीजेपी के नेताओं को। वैसे गठबंधन का गड़बड़ जाला जो है एनडीए के भीतर भी ऐसा नहीं है कि राह बहुत आसान होने वाली है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के कुनबे में कलह लगातार मची हुई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन सहयोगी दल चाहते हैं कि बीजेपी 102 सीटों पर ही चुनाव लड़े, बाकी सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ दे, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं। एनडीए के कुनबे से एलजेपी 75 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 67 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि जितन राम मांझी 30 से 40 सीटें मांग रहे हैं। एनडीए में कुनबे की लड़ाई रह रहकर बाहर भी आ रही है। खुद को दलितों का नेता बताने में जितन राम मांझी और रामविलास पासवान एक दूसरे पर ही सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आज जो है स्वर बदले हुए नजर आए। मांझी ने कहा भाइयों में तो नोकझोंक जो है वो होती रहती है, लेकिन उससे पहले पासवान ने कहा था मांझी जो है अभी एनडीए में ट्रायल पर है। तो साफ नजर आता है कि यहां भी सिर्फ समीकरणों के लिए ही गठबंधन हुए हैं। पासवान जी बड़े भाई हैं, उनको हम प्रतिष्ठा करते हैं। बड़े भाई छोटे भाई में थोड़ा सा आगे पीछे नोकझोंक होता है, वही हुआ है, इसकी चिंता क्या करनी है। आपकी कल अरे किन से मुलाकात में क्या हुआ सीटों के बंटवारे को लेकर? कितनी सीटों पर लड़ेंगे मांझी जी? अभी पहले ही हम कह दें अरे कल फिर आवेंगे, कल बैठक होने वाली है, कल तय होगा। कल भी मैंने यही कहा कि मैं ये परिप्रेक्ष्य नहीं समझ पाया कि क्यों, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। मांझी जी से हमारे व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों संबंध बहुत अच्छे हैं। मांझी जी हमारे परिवार के सदस्य के समान हैं। पिताजी से उनके आज से नहीं कई सालों से बहुत अच्छे संबंध हैं और जो मांझी जी कह रहे हैं वो खुद ही इन बातों को मानते भी नहीं है। चलिए, इस बीच बिहार चुनाव का ऐलान होने से ठीक पहले टाइमिंग देखिए। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एक तोहफा पकड़ा दिया। सरकार ने महंगाई भत्ता 6% बढ़ा दिया। इसके अलावा कैबिनेट ने गोल्डन स्कीम भी लॉन्च कर दी, जिसका फायदा उठाकर आप टैक्स भी बचा सकते हैं और इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। कैबिनेट की हुई अहम बैठक में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और गोल्ड बॉन्ड स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत टैक्स छूट मिलेगी।
स्कीम के तहत गोल्ड जमा करने पर 2.5% की दर से ब्याज मिलेगा और सोने की ईंट, सोने का बार और सोने के सिक्के जमा करने की छूट होगी। वहीं गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सरकार का 15,000 करोड़ रुपए के गोल्ड बॉन्ड लाने का प्रस्ताव है। गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार के नाम पर जारी किया जाएगा और बॉन्ड की पूरी गारंटी भारत सरकार लेगी। गोल्ड बॉन्ड कम से कम 5 या 7 साल के लिए लेना जरूरी होगा। गोल्ड बॉन्ड में समय से पहले पैसे निकालने और दूसरे को ट्रांसफर करने की भी छूट होगी। ये भारत सरकार की बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। इसकी जो सेल होगी वो केवल इंडियन एंटिटीज तक होगी। एक व्यक्ति एक वर्ष में 500 ग्राम से अधिक नहीं ले सकता। इस बॉन्ड के ऊपर ब्याज भी होगा। देयर विल बी एन इंटरेस्ट ऑन दिस बॉन्ड विच विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहरहाल गोल्ड बॉन्ड का ऐलान तो अगले साल के बजट के दौरान होगा, लेकिन इस बीच कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक अहम सौगात दे दी है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब डीए 113 से बढ़कर 119% हो गया है। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2015 से लागू होगा। इससे करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फायदा होगा। वहीं बिहार सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी कर दी है। बिहार चुनाव की तारीखों से पहले सरकार का यह ऐलान काफी मायने रखता है। कैबिनेट के तमाम फैसलों के साथ ही अब सरकार की नजर जीएसटी पर है। ऐसे बिल पर जिस पर संघर्ष लगातार सरकार का जारी है और सरकार का कहना है कि कांग्रेस इस पर सबसे बड़ा अड़चन या कह सकते हैं सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो नेशन व्यू में खबर के हर पहलू से वाकिफ आपको कराया। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।